तो आइए हमारे सभी प्यारे छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं एवं टेट, सुपर टेट एवं सी टेट की तैयारी कर रहे छात्र एवं छात्राओं के लिए आज के टॉपिक से संबंधित हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कल यह जारी किया गया था कि बाल मनोविज्ञान, जिसमें से आपको सबसे पहला पॉइंट आज हम आपको लेके चलेंगे बाल मनोविज्ञान। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत समझेंगे कि यह टॉपिक में आपको बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। हम बात करते हैं कि बाल मनोविज्ञान जब बताया जाएगा, पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उससे पहले जानें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका आविर्भाव कैसा हुआ। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि मुख्य जिस तरीके से सभी भाषाओं की जननी क्या होती है, संस्कृत होती है। क्या होती है? संस्कृत। जिस तरीके से सभी भाषाओं की जननी संस्कृत होती है, तो संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। लेकिन हम बात करते हैं कि बाल मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ। तो बाल मनोविज्ञान का जन्म जो हुआ वो हुआ आपका दर्शन शास्त्र से। किससे हुआ था? दर्शन शास्त्र से हुआ था। दर्शन शास्त्र की अंग्रेजी होती है फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र की अंग्रेजी होती है फिलॉसफी। ठीक है ना। देखेंगे कोई भी व्यक्ति, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं इंग्लिश से, मनोविज्ञान से, हिंदी से, गणित से, तो उसके आप देखते होंगे कि बोलते हैं पीएचडी ऑफ हिंदी, पीएचडी ऑफ सोशल, पीएचडी ऑफ पॉलिटिकल। इसका मतलब कि पीएचडी दर्शन का अर्थ ही होता है ज्ञान। जिस सब्जेक्ट में आपको एकदम अधिक से अधिक ज्ञान हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्शन कहा जाता है। और उस सब्जेक्ट में, उस ज्ञान में पारंगत होना ही क्या कहलाता है? दर्शन शास्त्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि दर्शन शास्त्र की जब बात कही गई थी दार्शनिकों के द्वारा, दार्शनिकों ने कहा था कि दर्शन शास्त्र का आविर्भाव करने के लिए सबसे मुख्य बिंदु ये होना चाहिए कि हम समझेंगे कि दर्शन शास्त्र ने किन किन भाषाओं का जन्म दिया। बात करते हैं कि दर्शन शास्त्र ने विभिन्न भाषाओं का जन्म दिया, जिसमें से आपकी एक भाषा निकल के आई, एक विषय निकल के आई, जिसका नाम है मनोविज्ञान। जिसका नाम क्या है? मनोविज्ञान। यहाँ से सवाल बनता है कि सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति के लिए मनोविज्ञान शब्द की खोज किसने की थी? तो मनोविज्ञान शब्द की खोज की थी रुडोल्फ गोएकल ने। किसने किया था? रुडोल्फ गोएकल। यह एक विदेशी वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने रुडोल्फ गोएकल ने बताया कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर होना चाहिए, जिसमें हम अलग अलग विषयों के व्यक्ति के व्यवहार का, आत्मा का, मन का, चेतना का या अलग अलग व्यक्ति के पूरे गुणों का अध्ययन किया जाना चाहिए। जब यह बात साबित हुई तो कहा गया कि इसको परिभाषित किया जाए। क्या किया जाए? परिभाषित करने की बात आई। तो मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए आपको पहले समझेंगे कैसे परिभाषित किया गया। जिस तरीके से आप जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो देखते हैं एग्जाम में आपके पेपर में दो पार्ट बटा होता है पेज। एक जो होता है वह इंग्लिश में लिखा होता है और इसी का ठीक रूपांतरण किसमें लिखा होता है? हिंदी में लिखा होता है। जब इंग्लिश वाला हिंदी में रूपांतरण किया जाएगा तो अगर बाय द वे कहीं हिंदी में मिस्टेक हो जाती है तो उस फाइनल डिसीजन किस पे लिया जाता है? इंग्लिश वाले पे लिया जाता है। क्योंकि हिंदी कंप्यूटर के टंकण में टाइप करते समय गलती हो सकती है, बट इंग्लिश में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है। इसी वजह से इंग्लिश वाले को फाइनल मानते हैं। तो मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए फाइनल डिसीजन लिया गया कि मनोविज्ञान शब्द की अंग्रेजी क्या होती है? साइकोलॉजी। क्या होती है? साइकोलॉजी। स्टार्टिंग पी से होता है, इसे हम पी साइलेंट होता है, इसीलिए हम इसे साइकोलॉजी पढ़ते हैं। यह अंग्रेजी के रूल के अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे साइलेंट वर्ड होते हैं जिसके अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। साइकोलॉजी को दो भाग में तोड़ा गया। एक का अर्थ बताया गया साइकी, दूसरे का अर्थ बताया गया लोगस। क्या अर्थ बताया गया था? लोगस। अब देखेंगे साइकी का अर्थ बताया गया था। साइकी का अर्थ ये बताया गया कि साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है, ठीक है, आत्मा का। लोगस का मतलब हो जाएगा, कहीं कहीं पढ़ेंगे तो लिखा होगा विज्ञान और किसी जगह पढ़ेंगे तो अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। मतलब कि
साइकी प्लस लोगस, आत्मा का विज्ञान या अध्ययन करना ही क्या है? मनोविज्ञान है। अब सवाल बनता है यह बात कही किसने? यहां से सवाल आप समझेंगे। यहां देखिए 16वीं शताब्दी में, किसमें? 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए सर्वप्रथम पहले दार्शनिक अरस्तु, कौन आए? अरस्तु ने मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को दो भाग में तोड़े। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि साइकी प्लस लोगस किस भाषा का शब्द है? तो साइकी प्लस लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा, अरस्तु ने बताया कि साइकी आत्मा, लोगस माने विज्ञान या अध्ययन करना, मतलब पहला टॉपिक सामने निकल के आया कि आत्मा का अध्ययन करना या विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान है। सर्वप्रथम अरस्तु ने 16वीं शताब्दी में इसको परिभाषित किया था। अब हम बात करेंगे कि जब 16वीं शताब्दी में परिभाषित किया गया, ये प्रत्यय चला, दार्शनिकों ने आए, सबकी बात मानी गई, लेकिन कहा गया कि अगर आत्मा का अध्ययन करना है तो इसको हमें विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। विस्तृत अध्ययन करने की जब बात कही गई, कहा गया कि आत्मा को कौन देखा है, कौन महसूस किया है, आत्मा कैसी होती है, तभी तो उसका स्वरूप कैसा होता है। कहा गया कि आत्मा के द्वारा ही व्यक्ति जो होता है वो बोलता है, सुनता है, जीता है। कहा गया चलिए ठीक है, किसी एक वृद्ध व्यक्ति को किसी जार में बंद कर दिया गया जो मरने की कगार पे था। कहा गया कि जब ये व्यक्ति मरेगा उस शीशे में से उसकी आत्मा दिख जाएगी, हम लोग उसका अध्ययन कर लेंगे। जब वो व्यक्ति मरा तो शीशा चटक गया, कहीं से शीशा ब्रेक हो गया, टूट गया, आत्मा निकल गई ऐसे, लेकिन देख नहीं कोई पाया। तो जब किसी भी वस्तु को, किसी दृश्य को, किसी पॉइंट को, किसी बिंदु को जब हम प्रत्यक्ष रूप से ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, इसीलिए उसका अध्ययन करना संभव नहीं रहा। जब अध्ययन करना संभव नहीं रहा, इसीलिए आत्मा का अध्ययन विज्ञान करने की पहली परिभाषित की है शब्द को बाद के जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, सबने क्या मान लिया? गलत कह के ये जो कह लीजिए कि सब लोग क्या मान लिए? अमान्य मान लिए। जब अमान्य मान लिया गया तो कहा गया कि फिर इसको परिभाषित किया जाए। जब यह रूप ले लिया है, इसको परिभाषित किया जाए। परिभाषित करने की बात जब चली तब 17वीं शताब्दी, किस शताब्दी में? 17वीं शताब्दी आई। 17वीं शताब्दी में अरस्तु की बजाय अब कौन आ गए साहब? अब आ गए आपके पंपानोजी। कौन आ गए? पंपानोजी। समझेंगे? पंपानोजी ने कहा किस शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में, कि मनोविज्ञान आत्मा का न अध्ययन करके कहा गया इन्होंने कि मन, कहीं कहीं पुस्तकों में आप देखेंगे तो लिखा होता है मस्तिष्क। बात समझ रही है ना? मन या मस्तिष्क का विज्ञान या अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। जब मन या मस्तिष्क की बात कही गई, बहुत से मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों ने कहा यह बात सत्य है, ठीक है। इस पर अध्ययन चला कई सालों तक। जब अध्ययन किया गया तो कहा गया कि मन भी स्थिर नहीं रह रहा है। जैसे अगर आप कोई सो जाते हैं, सोने के बाद भी आप सपना देखते हैं, किसी दृश्य को देखते हैं, अचानक से उठकर बैठ जाते हैं, इसका मतलब आपका मन क्या है? चंचल है, चल रहा है, सोच रहा है। इसका मतलब कि जब किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी दृश्य को, किसी पंक्ति को, किसी सोच को स्थिर नहीं किया जा सकता है तो उसका अध्ययन भी नहीं किया जा सकता है। कुछ हिंदी के व्याकरणों ने यह दिया हुआ है, पीपर पात सरिस मन डोला। जिस तरीके से पीपल की पत्ती बिना हवा के डोलती रहती है, वैसे ही व्यक्ति का मन भी हमेशा क्या करता रहता है? डोलता रहता है। इसीलिए जो चीज स्थिर नहीं हो सकती उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसको भी क्या मान लिया गया? अमान्य साबित कर दिया गया। क्या साबित किया गया? अमान्य साबित किया गया। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करेंगे कि जब 17वीं के बाद अगली शताब्दी कौन सी आई? 18वीं शताब्दी। कौन शताब्दी? 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में पंपानोजी साहब की बात जब गलत मान ली गई, तब कौन आ गए? देखेंगे कौन आ गए? विलियम जेम्स। कौन आए? विलियम जेम्स। यह मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने, विलियम जेम्स साहब ने कहा कि नहीं,
हम मनोविज्ञान को किसका अध्ययन करेंगे? चेतना का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? चेतना का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। बात अब समझेंगे चेतना क्या होती है, समझेंगे। अगर यह पॉइंट समझ में आया मिटाते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए, जब मनोविज्ञान को परिभाषित करने की बात कही गई तो तीसरा बार इसका परिभाषित करने के लिए विलियम जेम्स ने किसका बताया? चेतना का। चेतना को ऐसे कह लीजिए कि एक तरीके से यह होता है प्रेजेंट ऑफ माइंड। किसी बात को आकस्मिक सोचना, किसी बात पर तुरंत विचार प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? चेतना शक्ति कहलाता है। कहा गया इसको परिभाषित करके दिखाइए। इन्होंने जो था एक पिरामिड बनाया, उसको 3 भागों में तोड़ा। एक का नाम दिया चेतन, दूसरे का नाम दिया इन्होंने अर्धचेतन। क्या नाम दिया? अर्धचेतन। और तीसरा दिया था अचेतन। मतलब चेतना को कितने भाग में तोड़ा गया? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। अब इसको समझने के लिए इन्होंने बताया कि जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए यह एक टब है, ठीक है ना, इस टब में हमने खूब पानी भर दिया है, जल, इसमें हम कोई भी बर्फ का सिल्ली या बर्फ का टुकड़ा फेंक रहे हैं उसमें। यह क्या है? बर्फ का टुकड़ा, ठीक है ना। बर्फ का टुकड़ा जब इसके अंदर हम डालेंगे तो देखेंगे कि बर्फ किसी भी, सामान्यतः देखे होंगे आप लोग कि कोई भी पानी में बर्फ जब डाल देंगे तो बर्फ का पूरा हिस्सा नीचे डूब जाएगा और ठीक ऊपर ही हिस्सा दिखेगा। मतलब इतना हिस्सा दिखेगा, मान लीजिए कि यह टोटल 100% में से सिर्फ 1% हिस्सा दिखेगा, बाकी 99% क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। अर्थात यह साबित किया गया कि जो 90% डूब जाता है वह कहाँ चला गया? अचेतन में चला गया। बात समझ आ गई? चेतन में कितना रहा? 1%। और अर्धचेतन कितना रहा? 0%। जब यह बात साबित हो गई, यह 99% है, तो कहा गया कि चेतन, प्रेजेंट ऑफ माइंड, हम सिर्फ 1% कार्य करते हैं। इसका मतलब कि 99% अचेतन होती है। समझिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी एज सामान्यतः 20 साल हो गई है और कहा जाए कि 1 साल से लेकर 20 साल के बीच में जितनी घटना आपने किया है, जो भी क्रियाएं की हैं, क्रम वाइज बता दीजिए। बता पाएंगे? असंभव, नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब कि वह जो चीजें दब गई हैं, जो चीजें आप छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, वह कहाँ गया है? अचेतन में। कहाँ गया है? अचेतन में। लेकिन जो चीजें हम वर्तमान में तुरंत याद कर ले रहे हैं, वह कहाँ पे है? चेतन में हो जाती है। बात समझ आ गई ना? इसी तरीके से अब सोचिए अर्धचेतन क्या होता है। देखते होंगे कभी कभी, मान लीजिए कि अचानक से आपका केबीसी में सिलेक्शन हो जाता है, गए अमिताभ बच्चन साहब आपसे सवाल करते हैं और वहां पर आपके पास सवाल अंतिम 7 करोड़ जीतने वाले हैं, और 7 करोड़ जीतने में वहां पे ध्यान से देखिए कि आपको एक लाइफलाइन बची है, 50-50 आपने कर दिया। 2 क्वेश्चन को आप आंसर को डिलीट कर दिए, 2 गलत आंसर को, 2 बच गया। उसमें से आप देखते हैं, कहते हैं पता नहीं यह सही होगा कि यह सही होगा, यह सही होगा कि यह सही होगा। उस केस में अगर कहीं से कोई हिंट देता है और उसको सही कर ले जाते हैं, वही किसका भाग हो जाता है? अर्धचेतन। जो कि ऐसा संभव नहीं है कि एग्जाम में कोई हिंट देने आएगा आपको। बात समझ में आ गई ना? इसीलिए चेतन को 1% दिया गया, तो बाद के जितने भी मनोवैज्ञानिक थे इसको भी क्या मान लिया गया? अमान्य साबित कर दिया गया। जब कहा गया आत्मा का भी प्रत्यय गलत हो गया, इसके बाद से क्या मन या मस्तिष्क की भी बात गलत साबित कर दी गई, चेतना का भी अध्ययन गलत कर दिया गया। तब हमारे 19वीं शताब्दी की बात करेंगे। 19वीं शताब्दी में, शताब्दी कितने साल की होती है? 100 वर्ष को एक शताब्दी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में जेम्स साहब का खंडन करते हुए आ गए हमारे वाटसन महोदय। कौन आ गए? वाटसन महोदय। वाटसन महोदय ने कहा कि अब हम न तो आत्मा का, न तो मन का, न तो मस्तिष्क का, न ही चेतना का मनोविज्ञान कहेंगे, अध्ययन कहेंगे। जबकि अब हम लोग कहेंगे कि वाटसन जो होता हुए ने, उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन। और यही वर्तमान में ही क्या है? परिभाषा है। सवाल यहां से क्या बनता है कि मनोविज्ञान को के अंतर्गत व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो
तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। कौन है? वाटसन है। अब बात करते हैं हम कि व्यवहारवाद को बात जब आई तो क्यों। अब समझिए आप, यूपी टेट प्राइमरी या जूनियर का देने के बाद आप या तो प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे या तो जूनियर विद्यालय में जाएंगे। सोचिए कि न तो प्राथमिक के बच्चों को मनोविज्ञान पढ़ाना है, न तो जूनियर के बच्चों को मनोविज्ञान पढ़ाना, फिर क्या करेंगे पढ़ा के? फिर क्या करेंगे? इसलिए वो पढ़ाया जाता है कि शिक्षक को बच्चों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करने की योग्यता लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन कराया जाता है। इसीलिए बच्चों को बाल मनोविज्ञान शिक्षकों को पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चा और शिक्षक जो होगा बच्चों के व्यवहार को पढ़ सकेगा और बच्चे शिक्षक के व्यवहार को जान सकेंगे, जिससे पढ़ाने में बाल केंद्रित शिक्षा का उन्मुख होगा। हर बच्चा आसानी से सीख सकेगा, पढ़ सकेगा। आज हमने क्या जाना कि मनोविज्ञान सर्वप्रथम किससे परिभाषित किया गया? अरस्तु के द्वारा। क्या नाम दिया गया? आत्मा का अध्ययन। जब वो भी प्रत्यय गलत साबित हो गया तो किसको दिया गया? विलियम पंपानोजी साहब ने किसका बताया था? मन या मस्तिष्क का। वो भी प्रत्यय गलत हो गया। तब किसका अध्ययन किया गया? बात करें किसका अध्ययन किया गया? किनका? विलियम जेम्स का। विलियम जेम्स ने किसका अध्ययन किया था? चेतना का अध्ययन किया था। अब देखेंगे यहाँ पर 19वीं शताब्दी में वाटसन की बात आई। वाटसन ने बता दिया कि व्यवहार का अध्ययन करेंगे। वर्तमान में भी मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। यहाँ से एक परिभाषा सामने आती है, समझेंगे। यहाँ से एक आपको परिभाषा समझ में आएगी। एक परिभाषा दी जाती है, अवधारणा किसकी दी जाती है? वुडवर्थ साहब की। किसकी दी जाती है? वुडवर्थ के अनुसार। यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वुडवर्थ के अनुसार क्या परिभाषा है। वुडवर्थ के अनुसार परिभाषा क्या है कि मनोविज्ञान, देखेंगे क्या है? मनोविज्ञान सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। किसका त्याग किया? अपनी आत्मा का त्याग किया। फिर मन का, फिर चेतना का, एवं वर्तमान में एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। क्या किए हुए? संजोए हुए है। समझेंगे। यह अवधारणा आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के बदलते हुए अर्थ को किसने परिभाषित किया था? वुडवर्थ ने। क्या परिभाषा दी गई थी? मनोविज्ञान सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, एवं वर्तमान में एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए, व्यवहार को लिए हुए। अर्थात इससे साबित होता है कि मनोविज्ञान वर्तमान में किसका अध्ययन करता है? व्यवहारों का। इसीलिए एक आपका स्टार पॉइंट याद कर जाइएगा सब लोग। एक नंबर का सवाल आपके एग्जाम में पूछता है और हर बार यह अक्सर आ जाता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? किसके जनक? व्यवहारवाद के जनक। व्यवहारवाद के जनक की बात करेंगे तो कौन है? वाटसन महोदय। कौन है? वाटसन। पूरा नाम की बात करेंगे, पूरा नाम लिख देते हैं, हो जाएगा जेबी। कौन? जेबी वाटसन। किसने? जेबी वाटसन ने। वैसे आपके एग्जाम में अगर पूरा नहीं याद आता है तो वाटसन बोलेंगे तभी समझ में आ जाएगा। मतलब कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वाटसन। मतलब मनोविज्ञान को बदलते हुए अर्थ को परिभाषित करने के लिए किसने काम किया था? वुडवर्थ साहब ने किया था। बात समझ में आ गई ना। यह था मनोविज्ञान की पूरी अवधारणा। इससे हमें क्या पता चला कि बाल मनोविज्ञान शुरू में नहीं आया क्या? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्गत जब हमने पढ़ा कि जब व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो कहा गया कि व्यवहार कई प्रकार का होता है। बालकों का अलग होता है, वयस्कों का अलग होता है, वृद्धों का अलग होता है, एवं युवाओं का अलग होता है। तो कहा गया कि प्राथमिक और जूनियर के बच्चों को हम कैसे व्यवहार की बात करेंगे? तो कहा गया कि बालक के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। इसीलिए मनोविज्ञान नहीं हम लोग पढ़ते हैं। मतलब यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे, चाहे प्राइमरी या जूनियर तक के
छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं की बात करेंगे, वह जो होते हैं वह मनोविज्ञान नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बाल मनोविज्ञान। इसीलिए इसे आपके शॉर्ट में देखेंगे लिखा होता है CDP। इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी। पेडागॉगी होता है या गॉजी भी बोल सकते हैं, जिसका हिंदी होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बात समझ में आ गई ना? तो अब समझेंगे कि यह जब बाल मनोविज्ञान की अवधारणा के बाद से शिक्षा होती क्या है, शिक्षा होती क्या है, समझेंगे। यह पॉइंट समझ में आ गया आपको? जो भी टॉपिक, जो पॉइंट आपको समझ में न आए, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना टिप्पणी, अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार, अपने प्रश्न कमेंट कर सकते हैं, जो आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, या तो आपको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दिया जाएगा। आगे चलते हैं, वीडियो को जरूर देखें आप, ठीक है, और लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपको आपके साथ साथ अलग बच्चों तक भी आसानी से वीडियो पहुंच सके। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं हम कि बाल मनोविज्ञान से पहले बात की गई शिक्षा मनोविज्ञान की। किसकी बात करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। अब देखिए क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थार्नडाइक। कौन है? थार्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थार्नडाइक है। थार्नडाइक महोदय ने कहा कि शिक्षा होती क्या है। तो शिक्षा को परिभाषित करने के लिए देखिए, शिक्षा की अंग्रेजी होती है एजुकेशन। इसको भी आपको देखेंगे लैटिन वर्ड में तोड़ा गया, होता है ई और ड्यूको। किससे बना था? ड्यूको से। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है ना, लैटिन शब्द, समझेंगे। ई का मतलब होता है इंटर, मतलब ऐसे कह लीजिए कि अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। क्या होता है? बाहर निकालना। अब समझेंगे, देखेंगे क्या कि जब किसी व्यक्ति के या बालक के अंदर से अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। कभी आपने सुना है डायलॉग कि अरे कोई भी अपने माँ के पेट से नहीं सीख के आता है, यही सब सीखता है। मतलब कि बस हम वहां से भाषा को, वहां के व्यवहार को, वहां पे स्वर तंत्रिकाओं का प्रयोग होता है। हम जब आते हैं तो लोगों के परस्पर संबंध से हम सीखते हैं। तो हमारे अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उसी को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। शिक्षा जब कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो उसके व्यवहार में क्या होने लगता है? परिवर्तन। समझें कैसे परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए आपके गांव में आपके साथ में दो कोई है व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ व्यक्ति है। कोई काम गलती कर दिया, कोई गलत शब्द बोलता, आप शब्द बोल देता है, गलत कोई कृत्य कर देता है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति करता तो क्या कहा जाता है? अरे तू तो पढ़ लिखल है, तो कितना ऐसा करल चाहत रहा, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति होता है, गलत काम कर तभी कहा जाता है जायदा छोड़ दो, गलती है, वो ना पढ़े लिखल है, बकलोल है, ऐसा बोल दिया जाता कि नहीं? मतलब कि पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर व्यवहार में क्या दिखा जाता है? परिवर्तन होता है। देखे होंगे हाई स्कूल तक बच्चा पढ़ता है तो कहा जाता है क्या कहा जाता है? हाई स्कूल तक बच्चा पढ़ता है, कहते हैं अरे ज्यादा बचपन अवस्था है। लेकिन जैसे ही आप इंटर में आते हैं, BA में जाते हैं, तो तुरंत आप बचपन से किधर संचरण करते हैं? युवावस्था की तरफ। और जब करते हैं तो कोई गलती करते हैं तो कहा जाता है कि आप बड़े हो गए, ऐसा काम करना नहीं चाहिए। समझेंगे अब। तो जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो शिक्षा को परिभाषित कैसे करेंगे? हमने बता दिया, अंदर से कोई चीज, जब व्यक्ति के अंदर छिपी योग्यताओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। अब समझेंगे क्या है शिक्षा। जब कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो तुरंत उसके व्यवहार में क्या पाया जाता है? जब कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके व्यवहार में क्या पाया जाता है? परिवर्तन। क्या पाया जाता है? परिवर्तन। अब समझेंगे दूसरी पॉइंट।
जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन पाया जाता है, उसी व्यवहार का हम क्या करते हैं, उसी व्यवहार का समझेंगे, उसी व्यवहार का क्या किया जाता है, अध्ययन कराया जाता है। यहां से एक परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में हुए परिवर्तन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। किसने दिया है, थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में हुए परिवर्तन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। बात समझ में आ गई ना। अब शिक्षा जो होता है, व्यवहार कैसे, एक छोटा बच्चा होता है, एकदम बिल्कुल गोद में है, 2 महीने का 3 महीने का बच्चा, उसे बच्चे को पता होता है कि जब मुझे भूख लगेगी तो मैं रोऊंगा तब मुझे भोजन मिलेगा। ऐसे ही धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर किसका विकास होता है, भाषा का विकास होता है। अब बच्चा रोता नहीं है, वह बोलता है, मुझे रोटी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे नमकीन चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए। इसका मतलब कि धीरे धीरे उसके व्यवहार में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, परिवर्तन। और जब परिवर्तन दिखे उसके व्यवहार का क्या किया जा रहा है, अध्ययन। तब पता लगता है कि हाँ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसके व्यवहार में क्या मिल रहा है, अंतर मिल रहा है। मतलब आज हमने कुल 4 पॉइंट पढ़ा। पहला हमने पढ़ा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मनोविज्ञान को किसने परिभाषित किया था, वर्तमान में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, एवं मनोविज्ञान को किस दृष्टिकोण के आधार पर देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक, जिसको हम शिक्षा को परिभाषित कैसे किया था, व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में हुए परिवर्तन को अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। बात समझ में आ गई ना। आज के वीडियो में हमने मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है, कैसे उसकी वृद्धि होती है और उसके अंतर्गत कैसा टॉपिक होगा। अगर मेरा पढ़ाया आपको बेहतर लगता है, कोई भी समस्या आपको आती है, कोई भी समस्या समाधान चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, प्रेरित करें और शेयर करें जिससे अलग लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।